के अंतर्गत 678 योजनाएं स्वीकृत है। 678 योजनाओं में से 143 योजनाएं पूर्ण करके ग्राम पंचायत को हस्तांतरित कर दी गई है। इसमें किसी तरह की उनको लगती है कि गड़बड़ी है, ये नहीं हो रहा है, तो स्पेसिफिक कंप्लेंट बता दें, कोई नाम बता दें गांव का, निश्चित रूप से उसका परीक्षण कराएंगे। जल जीवन मिशन का काम अति महत्वपूर्ण काम है, जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इतने सालों के बाद लोगों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए इतनी वृहद योजना बनाई है। हमारी सरकार बनने के बाद उस योजना को सुव्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने का लगातार हम काम कर रहे हैं। और जैसे मैंने बताया कि 143 योजनाओं को ग्राम पंचायत को हमने हैंडओवर कर दिया है। हैंडओवर करने से पहले ग्राम सभा का आयोजन होता है, ग्राम सभा के अनुमोदन के बाद वो हस्तांतरित पंचायतों को होता है, पंचायतें संचालित कर रही है। अभी थोड़े दिन पहले अध्यक्ष महोदय, मैं बस्तर के संभाग के दौरे पर गया था, जल जीवन मिशन के काम को भी देखा। कांकेर जिले का बड़े गौरी गांव में गया मैं, महिला सरपंच है, महिला सरपंच इतने अच्छे से संचालित कर रही है उस योजना को, अपने पास लेकर पूरे गांव के लोगों के साथ मैंने बैठक की। गांव का हर व्यक्ति संतुष्ट था। माताओं बहनों के घरों में जाकर मैं मिला, उन्होंने बताया कि हम 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर से पानी लेकर आते थे, आज हमारे घर में शुद्ध पेयजल आ रहा है, समय पर आ रहा है, तो बड़ा संतोष था। ये सही है कि जिस तरीके से प्रगति होनी चाहिए थी वो हुई नहीं। अब उसके कारण में मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन हमारी प्रतिबद्धता है कि जल जीवन मिशन के काम को तेज गति से आगे पूरा करना, और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस बड़े उद्देश्य को लेकर ये योजना बनाई है, उस योजना के अनुरूप उसका क्रियान्वयन करें। भैयालाल रजवाड़े को कैसे संतुष्ट करोगे आप? अध्यक्ष महोदय, ये कह रहे हैं कि हमने बना करके और टंकी और पानी सब ग्रामवासियों को सौंप दिया, लेकिन एक भी गांव आप बता दो मेरे को, एक भी गांव बता दो कि यहाँ मैंने बहुत इसे ऐसा प्रश्न थोड़ा कठिन है। 177 जो अपूर्ण बता रहे हैं, उसके अतिरिक्त और सूची है क्या आपके पास? वो दे दे मंत्री जी को। मेरे पास है। अध्यक्ष महोदय, मैं सोचता हूं इसके अच्छा ये होगा कि एक दिन के भर के लिए जाएं और माननीय सदस्य के साथ रात्रि विश्राम करें, उसके बाद संतुष्टि हो सकती है, इधर भी उधर भी। आप सूची दे दें, माननीय तो मंत्री जी दिखवा लेंगे आप जो प्रश्न कर रहे हैं तो लेंगे जी। बहुत वरिष्ठ सदस्य है माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि उनको मेरे जो आंकड़े हैं उसमें किसी तरह को लगता है कि ये जानकारी पूरी नहीं है, तो वो मुझे बताएं, निश्चित रूप से उन कामों का परीक्षण मैं करा लूंगा। तैयार हैं वो? आप सूची दे दीजिए। सूची तो दे दूंगा, लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि आपने बताया कि इतना हमने हैंडओवर कर दिया, पैसा भी उनको दे दिया गया, लेकिन आज तक उसका नल है न जल है। काहे टोटी, केवल ये टोटी लगा हुआ है, टोटी लगा हुआ है, केवल टोटी भर देखते हैं सुबह उठ करके। टोटी लगा है, इधर टोपी लगा है सर, तो कैसे बनेगा? मेरी आग्रह है आपसे कि क्या इसकी जांच कराएं क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा है, किसी तरह से उनको लगता है कि ये काम हुआ नहीं है, जानकारी गलत दी है अधिकारियों ने, तो वो जानकारी मुझे बता दें, मैं निश्चित रूप से उसका परीक्षण कराऊंगा। मैंने अपनी प्रतिबद्धता बहुत स्पष्ट रूप से कही है। साफ जवाब आ गया। उनके टोटी का जांच करा ले, जहां जहां बता रहे हैं। जहां जहां क्या, पूरे जगह पे वही हाल है। टंकी बन गया है, पानी का पता ही नहीं है। टंकी तो बना है, कोई ब्रेकर नहीं है, पानी सीधे निकल रहा है फोर्स के साथ। पहले होता है। गाड़ी जी, वो 16 पिचर के टंकी तो नहीं है? माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले पानी की जांच होती है, पानी निकलता है, फिर टंकी बनता है, लेकिन यहाँ टंकी बन गया, न खुदाई हुआ न पानी निकला, और टंकी खड़ा है, और घरों में नल का वो टोटी लगा दिए, हो गया काम पूरा, संपूर्ण पूरा
हो गया, ग्राम पंचायतों को हैंड ओवर कर दिया गया। ये लाल जी पूरी मेहनत बेकार हो गई। नहीं, आप जांच के लिए दे दीजिए, मंत्री जी तैयार हैं। तो गंभीर बोल रहा विषय हूं है, मैं। बहुत गंभीर क्या विषय जांच है। कराएंगे आप क्या? सूची दे दीजिए और जांच करा लेंगे। मंत्री आपका जी प्रश्न बताएं। का जवाब बहुत अच्छे से दिया है, जरूरत नहीं है। आप इनको सूची दे दीजिए नहीं, सूची के अलावा जी। पूरा वो कराएंगे सब पूर्ण कोरिया जिला का। आप पूरा जांच कराएंगे बोल रहे हैं ना, बोल दीजिए मंत्री जी। जो भी माननीय सदस्य शिकायत देंगे उसकी निश्चित रूप से जांच कराएंगे। चलिए बैठिए। चलिए। श्री अजय चंद्राकर, क्रमांक 2। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जो पूछ रहा हूं उसमें माननीय मंत्री जी की तो सीधे भागीदारी नहीं है, पर अभी है सीधे भागीदारी। पूरी भागीदारी माननीय नेता प्रतिपक्ष की थी। मैं सीधे बिना भूमिका के प्रश्न में आता हूं। माननीय, आप ये बताएंगे कि रायपुर में जो अमृत मिशन लागू हुआ उसमें 25 वार्ड भर में जल आपूर्ति की योजना बनाई गई आपके उत्तर के हिसाब से, और 20 में आंशिक रूप से पानी दिया जा रहा है। तो योजना किसने बनाई, उसके आधार क्या थे? सिर्फ 25 वार्ड के लिए अमृत मिशन स्वीकृत हुआ कि पूरे रायपुर के लिए स्वीकृत हुआ? और यदि सिर्फ 25 वार्ड के लिए स्वीकृत हुआ तो फिर उसके चयन का आधार क्या था? ये थोड़ा प्रकाश डालिए, फिर आगे बढ़ेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, अमृत मिशन योजना प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में प्रारंभ की। रायपुर में अमृत मिशन के अंतर्गत 2016 में इसका क्रियान्वयन प्रारंभ हुआ। 7 पैकेज में ये काम थे और उपलब्ध राशि के हिसाब से 5 पैकेज की स्वीकृति हो पाई। जो राशि उपलब्ध थी उस राशि से 20 वार्डों में पूर्ण रूप से पेयजल और 25 वार्डों में आंशिक रूप से पेयजल की उपलब्धता हो पाई। और जहां तक राजधानी रायपुर है, रायपुर में पेयजल की अच्छी व्यवस्था हो। हमारी सरकार बनने के बाद पिछले 2.5 सालों में लगभग 219 करोड़ रुपए अलग अलग तरह से रायपुर शहर को उपलब्ध कराए हैं कि राजधानी में हर घर तक नल से पानी पहुंचे। और अभी 304 करोड़ के काम आगे बढ़ते हैं ना, प्रक्रियाधीन है। मैं थोड़ा स्पष्ट कर देता हूं, राजधानी का मामला है और हमारी प्रतिबद्धता है कि रायपुर में पेयजल की समस्या का निराकरण हो। राजधानी होने के नाते लगातार जनसंख्या का भी प्रसार हो रहा है और हम सबको भी ये विदित है कि जल का स्तर भी लगातार नीचे जा रहा है, पर हर घर तक नल से पानी पहुंचे। रायपुर शहर में 3,42,000 आवास चिन्हित हैं और 2,21,000 आवासों तक नल के कनेक्शन के माध्यम से शुद्ध पेयजल पहुंच रहा है। शेष परिवारों तक भी नल से पेयजल पहुंचे, इसके लिए पूरी प्रतिबद्धता से हम काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से राजधानी होने के नाते सभी घर तक पानी पहुंचे, इस पर हमारी सरकार पूरी गंभीरता से काम कर रही है। अब मैंने जैसे बताया आपको कि 319 करोड़ रुपए की स्वीकृति अलग अलग योजनाओं से दिया है, तो हम आने वाले समय में निश्चित रूप से रायपुर के हर घर तक पानी पहुंचाने में सफल होंगे। माननीय, मैंने पूरी पेयजल व्यवस्था में तो धीरे धीरे आता, एक शब्द आया कि उपलब्ध पैसे के आधार पर। मैंने पैसे की उपलब्धता नहीं पूछी थी। मैंने कहा था कि यह परियोजना कितने वार्डों के लिए बनी, पूरे लोगों के लिए बनी। आप परियोजना बना के भेजे होंगे तो उस परियोजना के आधार पर राशि स्वीकृत हुई थी। ये उत्तर की उपलब्ध राशि के आधार पर योजना लागू की गई, थोड़ा विपरीत लगता है। तो उसको स्पेसिफिक क्लियर कर दीजिएगा कि योजना आपने बना के कितने राशि की भेजी और वो पूरे रायपुर के लिए थी कि वार्डों के लिए थी, ये क्लियर होना चाहिए। दूसरी, जब आपने आंकड़ों की बात कही, राजधानी के लिए प्रेम आपका दिखा, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। सबकी राजधानी है। आपके इतने मिशन के बाद जो आंकड़े आपने दिए हैं, 1,21,000 घरों में पानी ही नहीं जा रहा। आप ही ने आंकड़े बताए हैं उसी के आधार पे। तो पहले यह बता दीजिए, आपकी परियोजना राशि आपको फिक्स मिली कि आपने परियोजना बना के दी उसके आधार पर राशि मिली, और वो वार्डों के हिसाब से बनी थी कि पूरे रायपुर के लिए बनी थी, और किसने बनाई थी उसको?
माननीय अध्यक्ष महोदय, अमृत मिशन योजना इस तरह की योजना है कि जो फेज 1 था उसमें 1 लाख से 10 लाख से कम की आबादी वाले शहरों में केंद्रांश 50%, राज्यांश 30% और निकाय का अंश 20% इस प्रकार से निर्धारित हुआ। और भारत सरकार ने जो राशि उपलब्ध कराई उसके हिसाब से जो उपलब्ध राशि थी, 2 पैकेज जिसका लगभग लागत 211 करोड़ था, वो राशि उपलब्ध नहीं थी, इसलिए वो पैकेज स्वीकृत नहीं हुए। इसके कारण से जो पाइपलाइन का कनेक्शन होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है। पर ये योजना एक बृहद योजना बनी थी, आने वाले समय में वो योजना आगे बढ़े इसके लिए हम काम कर रहे हैं कि जो 1,21,000 परिवार जहाँ तक नल के कनेक्शन से पानी नहीं पहुँच रहा है वहाँ भी पानी पहुँचे, ये हम उसके लिए काम कर रहे हैं। अमृत मिशन 1 के बाद अमृत मिशन 2 भी लागू हो गया इस देश में। अब अमृत मिशन 2 के बारे में रायपुर शहर के विधायक लोग बात करेंगे, माननीय विधायक लोग, लेकिन जिस तरह से बता रहे हैं पूरे देश में सबसे ज्यादा टैंकर रायपुर में ही चलते हैं, राजधानी की बात यदि हम करें तो। मैं अब दूसरा प्रश्न आपसे कर लेता हूं। आपने सिर्फ स्मार्ट सिटी का नाम लिया अन्य योजनाओं में। आप स्मार्ट सिटी से 15वां वित्त आयोग से, नगरोत्थान से और जल कष्ट से, दूसरा प्रश्न है ये मेरा, इसमें कितना व्यय किया है? और स्मार्ट सिटी में अमृत मिशन लागू होने के बाद आपने जो परियोजना बनाई स्मार्ट सिटी में, उसमें कितने का प्रोविजन था राशि का जो कार्य योजना बनी उसमें, और कितने प्रतिशत ऊपर में उसका काम शुरू किया गया और कितना पूरा हो गया अभी, और कितने लोगों को 24x7 पानी मिल रहा है? माननीय अध्यक्ष, अभी जो 304 करोड़ रुपए के काम स्वीकृत हुए हैं उसमें तो अलग अलग बता दीजिए। 300 जाई करने के बजाय मैंने स्मार्ट सिटी का पूछा है, फिर नगरोत्थान पूछा है, फिर 15वां वित्त आयोग। जी मैं सभी का बता देता हूं आपको, सभी का बता देता हूं आपको। बाद में दे दीजिएगा, दूसरे प्रश्न को कर लेता हूं तब तक, या देख लें वो आ जाएगी तब तक। आपने एक चीज उल्लेख किया है, सुन रहे हैं, करूं कि आप वेट करें? जी जी पूछिए ना, पूछिए। आपने एक उल्लेख किया है, ये दूसरे प्रश्नों को बाद में ले लीजिएगा या मुझे दे दीजिएगा, मैं दूसरा प्रश्न पूछ लेता हूं। आपने उल्लेख किया है कि मैं बता देता हूं आपको उत्तर। 15वें वित्त से 45 करोड़ 33 लाख रुपए लाभांडी एवं फुंडहर में पाइपलाइन विस्तार के लिए किया है। पेयजल कष्ट के लिए 9 करोड़ 9 लाख रुपए का प्रावधान हुआ है। मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना से 207 करोड़ इस मद पे दिया है और साथ ही अधोसंरचना मद से भी राशियां जारी हुई है पाइपलाइन विस्तार के लिए और जलागार के लिए भी। पूछा था स्मार्ट सिटी से कितने पैसे व्यय किए गए, उसके टेंडर कितने अबव में गए, कि वो राशि में कितने पेयजल के लिए थी और कितने वार्ड को पायलट प्रोजेक्ट में 24x7 पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है 24x7। उस पैसे को उपयोग जिस उद्देश्य में होना था हुआ कि नहीं हुआ, असली चीज वो है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसा लगता है कि अमृत मिशन से संबंधित प्रश्न है और इसलिए अमृत मिशन की ही जानकारी मैंने माननीय सदस्य को बताई है। ये उसमें स्मार्ट सिटी लिखा है, आप अलग से दे दीजिएगा, लेकिन आपको ये बता दूं स्मार्ट सिटी में उसमें टोटल करप्शन हुआ है, वो मेरा विषय नहीं, आप जांच करवा लीजिए। 158 करोड़ रुपए बिना अनुमति के कार्य योजना के बाहर व्यय किए गए। आपको जानकारी मैं दे देता हूं, 21% से ऊपर अबव वो टेंडर गया और किसी भी वार्ड को 24x7 पानी नहीं मिला है अभी तक। वो
डबल तिबल एक के ऊपर एक पाइपलाइन बिछाई गई है। आपको जानकारी भर के लिए दे रहा हूं। अब मैं तीसरा प्रश्न कर लेता हूं छोटा सा। लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी का आपने उल्लेख किया। लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के माध्यम से भी की गई है, आपके उत्तर में है। लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग कौन सी योजना के तहत रायपुर में पानी देता है, कहां से वो पानी सप्लाई करता है, मुझे बताइएगा। एक और दूसरी बात, नगर निगम में पेयजल आपूर्ति के लिए क्या सेटअप है, ये बता दीजिएगा कि कोई तकनीकी रूप से दक्ष आदमी नगर निगम में पदस्थ है कि नहीं है। बस ये मेरे दोनों आखिरी प्रश्न है। देखिए, स्वास्थ्य अधिकारी पदस्थ है और पेयजल की व्यवस्था के लिए भी पूरा सेटअप है, पेयजल के जांच के लिए पूरी व्यवस्था है। और जो प्रश्न स्मार्ट सिटी का आपने पूछा था, जो प्रश्न में नहीं है, फिर भी मैं 130 करोड़ की योजना थी 14 वार्डों के लिए, उस पर काम हुआ है। अब आगे बढ़ गए हैं। मैंने आपसे ये पूछा है, स्पेसिफिक बता दीजिएगा। आपने उत्तर में दिया है लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के माध्यम से भी की गई है पेयजल की व्यवस्था। लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से कौन सी योजना के तहत कहां पानी दिया जा रहा है, कितना पानी दिया जा रहा है? मेरे हिसाब से लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी के द्वारा रायपुर शहर में कोई योजना संचालित नहीं। आप बताइए कौन सी योजना के तहत लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग पानी दे रहा है? विभाग एक, और दूसरा कर्मचारियों की संख्या आपने बताई, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन कौन आदमी पेयजल रायपुर शहर के लिए जिम्मेदार है? ई है, एसी है, कौन से लेवल का है और कौन देखता है, जोन में पदस्थ है? क्योंकि मेरी जो जानकारी है, तकनीकी रूप से विशेषज्ञ आदमी एक भी नहीं है जो पेयजल को संचालित करे रायपुर के, राजधानी के। हो सकता है मैं गलत हूं, तो ये दोनों बता दीजिए कि लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग कौन सी योजना से रायपुर शहर को पानी देता है, कितने जनसंख्यक देता है, और तकनीकी रूप से सक्षम आदमी कौन है? 1, 2, 3 ये बताइएगा। संख्या आपने बताई, धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रैंक के अधिकारी जो है जल विभाग के प्रभारी अधिकारी हैं, पूरा सेटअप है। सुनील जी, सुनील आपका प्रश्न बहुत है, वो कर लेंगे ना। छोटा सा बड़ा महत्वपूर्ण, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा भी पानी की व्यवस्था होती है उत्तर में। लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग कौन सी योजना से पानी देता है, कहां पर देता है, कितनी जनसंख्यक देता है? मैं बोल रहा हूं सदन में कि उसकी कोई योजना रायपुर में संचालित नहीं है स्वतंत्र रूप से लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी की। इसमें उत्तर में आए। यदि मैं सही हूं तो आप जो गलत उत्तर दिए हैं उस पर कार्रवाई कीजिए, और यदि सही है उत्तर तो उसको बताइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सब जानते हैं कि पूर्व में पीएचई ही शहर ग्रामीण सबके पेयजल के लिए योजनाएं संचालित करती थी। जल आवर्धन योजना पूर्व में संचालित रही है रायपुर में, तो उनके द्वारा किए गए काम है जो आज जब नगर निगम को हैंडओवर हो चुका है। ठीक हो गया, पर्याप्त जवाब आ गया। मैं प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं, सिर्फ आपको बता रहा हूं, फिर मैं जवाबदारी से बोल रहा हूं कि रायपुर में पेयजल योजना लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी के द्वारा संचालित नहीं है। लोगों ने उत्तर सही नहीं दिया है, यह विधानसभा का विषय है। मैं माननीय मंत्री जी आपके लिए कह रहा हूं, मैं या तो उत्तर आ जाए या गलत उत्तर देने वालों के ऊपर कार्रवाई हो। यह रायपुर के लिए मतलब यदि हम एकीकृत विचार नहीं करेंगे तो रायपुर में टैंकर ही चलते रहेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी संवेदनशीलता दिखे, जिम्मेदार के ऊपर आप कार्रवाई करें। उत्तर को एक बार फिर से पढ़ देता हूं मैं, जो उत्तर में उल्लेखित है। रायपुर शहर में पेयजल की व्यवस्था अमृत मिशन के अलावा अन्य योजनाएं स्मार्ट सिटी मिशन लोक स्वास्थ्य से भी की गई है, की जा रही है, ये नहीं है। अब मैं पढ़ता हूं रायपुर शहर में पेयजल व्यवस्था अमृत मिशन के अलावा अन्य योजनाओं स्मार्ट सिटी मिशन लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के माध्यम से भी की गई है, ये आपने लिखा है। आप भी देख लीजिए माननीय अध्यक्ष महोदय। ठीक है, चलिए। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मेरा बहुत सरल प्रश्न है, ये पूरी गर्मी के अंदर में जहां जहां टंकियां हैं वहीं पे टैंकर चल रहे थे। जैसे चंगोरा भाटा है, भाटा गांव है, 19 टैंकर, 19 भक्तकर्मा माता और चंगोरा भाटा मिलाएंगे तो 19 टैंकर चले और वहां टंकी है। ये जो है, इस प्रकार का एक प्रश्न ये है मेरा कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, और आज भी हो रहा है। कब से चला आ रहा है? है कब से चला आ रहा है? सालों से।
आपसे भी पूछ रहा हूँ महापौर से कब से चला आ रहा है? नहीं, आप कब से चला रहे हैं बोले तो अजय चंद्रा का चला आ रहा है, वही मैं रहा चला आ रहा है। ये आप माननीय मुख्यमंत्री जी थे, मैं उस समय आपने पैसा दिया था। अब आप बोल रहे हैं तो मैं इसका जवाब दे देता हूं। उस समय में जवाब मंत्री जी देंगे, आप सवाल ही पूछ सकते हैं बस। अच्छा, ये एक मैंने टंकी का उदाहरण दिया। दूसरा ये है कि अमृत मिशन के तहत जो पाइपलाइन शहर के अंदर में बिछा है उसको भी राइजिंग लाइन से जोड़ दिया और पुराना लाइन भी राइजिंग लाइन से जुड़ा है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने अभी जवाब दिया, 2 लाख घरों के अंदर में हम पानी दे रहे हैं। पिछले सालों आपने सुना होगा कि 24 घंटा 24/7 पानी देंगे, लेकिन अभी प्रश्न उत्तर में यह आया है कि 2 टाइम पानी दे रहे हैं। जहां जहां टंकियां हैं वहां पानी नहीं मिल रहा है। मेरा प्रश्न ये है। दूसरा ये है कि आपके अधिकारियों की लापरवाही के कारण जो 2 लाख घरों का आप उदाहरण दे रहे हैं, वहां पे भी जो है आधा 1 घंटे से ज्यादा पानी नहीं मिल रहा है। उसके लिए मेरा प्रश्न यही है कि इसके लिए आप क्या कार्रवाई करेंगे और आने वाले समय में 1 लाख से अधिक लोगों को जो आप पानी देने वाले हैं उसकी योजना क्या है? मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, रायपुर शहर में कुल मिलाकर 45 पानी की टंकियां हैं। पूर्व से निर्मित 33 है, अमृत मिशन से 12 निर्मित हुई हैं। 2 टंकियां ऐसी है लाभांडी और फुंडहर की, जहां से जल की आपूर्ति किया जाना अभी शेष है, और वो दोनों टंकी ही है जहां से अभी पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। हम कोशिश कर रहे हैं कि उन दोनों टंकियों से भी पानी की सप्लाई प्रारंभ हो जाए। मेरा प्रश्न ये है, चंगोरा भाटा में टंकी है, वहीं पे भक्त कर्मा माता वार्ड और चंगोरा भाटा वार्ड है, तो वहां टैंकर क्यों चल रहे हैं? राजेश जी। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद। ये रायपुर की पेयजल की समस्या समाचार पत्रों से लेकर के आम जनता का चर्चा का विषय। मैं खाली इतना पूछना चाहता हूं कि नगरीय प्रशासन विभाग की कोई कार्य योजना है कि रायपुर के अंदर आम जनता को घर तक मीठा पानी कब तक पहुंचाएंगे, ऐसी कोई कार्य योजना बनी है क्या? मेरा प्रश्न का एक प्रश्न, उसी पे एक प्रश्न हो रहा है बस। कोई कार्य योजना बनी है क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सुनील सदस्य जी ने जो पूछा है, चंगोरा भाटा क्षेत्र में कुछ क्षेत्र बहुत दूर में है, दूरवर्ती क्षेत्र है, वहाँ पानी से टंकी से सप्लाई नहीं हो पा रही थी, इसलिए वहाँ पर टैंकर से पानी की व्यवस्था की गई। माननीय राजेश मुंडा जी ने जो प्रश्न किया है, अभी मैंने अपने विभाग से सभी नगरीय निकायों के आयुक्त और सीएमओ को पत्र लिखा है और पत्र लिखकर उनसे कहा है कि आपके शहर में पेयजल पूर्णतः आपूर्ति के लिए क्या करने की आवश्यकता है, इसकी कार्य योजना बनाएं। और मैं लगातार इस दिशा पे काम कर रहा हूं कि हम आने वाले समय में प्रदेश के सभी नगरीय निकाय के हर घर तक पेयजल की योजना बनाकर उस पर काम करें। तो ये हमारी चिंता है कि हम घर तक शुद्ध पेयजल से पानी पहुंचाएं और उस पर हमारा विभाग काम भी कर रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये ना योजना नहीं है हमारे पास। आप ही के उत्तर में, और पूर्व महापौर रहे सुनील सोनी जी, जो सांसद भी रहे, विधायक भी हैं, रायपुर शहर की पेयजल सप्लाई के लिए 350 MLT का फिल्टर प्लांट रायपुर में है। 17 टंकियां पहले बनी, अमृत मिशन में 24 टंकी बनी, जिसमें 2 टंकी 5 साल तक कंप्लीट होकर खड़ी रही। पाइपलाइन का विस्तार नहीं हो पाया। अब 15वें वित्त आयोग में आपने पैसा दिया है, पाइपलाइन का विस्तार हो रहा है। आपने एक बात कही आपके उत्तर में कि 24/7 आपने कहा है, आपने 3 वार्डों को चिन्हित किया है। प्रश्न करिए। मैं प्रश्न कर रहा हूं माननीय,
आपने 3 वार्डों को चिन्हित किया नगर निगम ने। उन 3 वार्डों में, उन तीनों वार्डों का नाम नगर निगम का बता देता हूं माननीय आपके सामने, जो आपने खुद ने चिन्हित किया है, जिसमें 24/7 पानी की सप्लाई होगी, जिसमें पुराने वार्ड पहले से पाइपलाइन डला है, उसमें अमृत मिशन की डबल लाइन डली। पहला तात्यापारा, दूसरा शहीद चुनामाई नायक वार्ड, तीसरा स्वामी आत्मानंद। ये तीनों वार्ड, जिन वार्डों में आपने डबल पाइपलाइन डालने के बाद नगर निगम ने स्वयं ने दी है ये रिपोर्ट कि इनमें 24/7 वाटर सप्लाई होगा, इनमें वाटर सप्लाई क्यों नहीं हो पा रहा, इसमें किसकी जिम्मेदारी, जरा इसके बारे में बता देंगे या आपसे आग्रह करना चाहता हूं। कुछ बताना चाहेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, अमृत मिशन में 24 घंटे पानी सप्लाई करने की योजना नहीं है। ये प्रश्न अमृत मिशन से संबंधित है। श्रीवास्तव जी, माननीय आपके प्रश्न में उत्तर है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत 25 मिनट हो गए। नहीं कोई बात, मैं इतना, ये राजधानी का महत्वपूर्ण विषय, मेरा विषय इतना ही है। किसी और विषय में नहीं उठा नहीं लेंगे। माननीय अध्यक्ष ये महोदय, विषय, एक सेकंड, ये विषय प्रश्नकाल में आ गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने संवेदनशीलता भी दिखाई, लेकिन राजधानी है और आवृत्ति हुई काम की। नगरोत्थान में वही, 15वें वित्त आयोग में वही, स्मार्ट सिटी में वही, अमृत मिशन में वही, और उसके बाद 1,21,000 घर में पानी नहीं है। हम जांच मांच ना कराएं, कम से कम ये बोल दें हाउस में कि हम रायपुर को शुद्ध पेयजल 2 साल में देंगे, इतना बोल दें राजधानी है, यह आश्वासन आ जाए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक सामान्य बात, हो गया नहीं मैं आपके अध्यक्ष जी एक छोटा सा निवेदन, माननीय मंत्री जी के संज्ञान में एक बात लाता हूं। यहाँ प्रशासन, शासन, पक्ष विपक्ष सब बैठे। अगर रायपुर शहर में आप 350 MLT पानी है और आपका सर्वे बोलता है कि रायपुर शहर की 5 लाख की आबादी के आधार पर हमने कार्य योजना बनाई 2011 में, रायपुर शहर में आपने लिखित में दिया है कि 90,000 नल कनेक्शन अवैध हैं, 90,000, और 2,17,000 MLT पानी सप्लाई हो रहा है। बचा हुआ पानी कहां जा रहा है? 350 में। आज तक इसकी बात कोई क्लियर नहीं कर पा रहा। आखिर में ये भरना सही है कहां? चलिए, इसके लिए कभी चर्चा और दूसरे विषय में हमारा उठाएंगे। इतना ही नहीं, माननीय मंत्री जी, इतना ही कहना है कि अगर किन्हीं की जिम्मेदारी तो सुनिश्चित करें। ठीक, माननीय अध्यक्ष अटल महोदय, जी पूछिए। मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता था कि बिलासपुर जिले में शासकीय आयोजनों एवं कार्यक्रम हेतु टेंट, स्टेज, कुर्सी, सजावट, लाइट, साउंड की व्यवस्था हेतु कुल कितनी राशि व्यय की गई, कौन कौन सी फर्म, एजेंसी एवं दुकान से किस किस कार्य के लिए कितना भुगतान किया गया। और तो इसमें जो इनका जवाब आया है, मैं माननीय मंत्री जी स्पेसिफिक आपसे 2-3 सवाल करना चाहता हूं कि 12/12/2024 को माननीय मुख्यमंत्री जी का तखतपुर में कार्यक्रम था। शासकीय JMP विद्यालय में टेंट, कुर्सी व्यवस्था के लिए 40 लाख रुपए का बिल प्रोड्यूस किया गया। उसी दिन शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में भी मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम बताया जा रहा है, जिसके लिए 24,77,000 का बिल प्रोड्यूस किया गया है, जबकि मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम केवल एक ही कॉलेज में हुआ था, जबकि और पॉलिटेक्निक कॉलेज में कोई भी कार्यक्रम नहीं हुआ। ये जसराज टेंट सर्विस रायपुर द्वारा 24,77,000 का एक्स्ट्रा बिल दिया गया। दूसरा केस है कि दिल्ली से कलकत्ता फ्लाइट का शुभारंभ, दिल्ली से कलकत्ता फ्लाइट का वर्चुअल 1,27,000 का प्रोजेक्टर का बिल प्रोड्यूस किया गया यम एसोसिएट द्वारा, जबकि 12 तारीख को 13 के एक दिन पहले बिलासपुर दिल्ली फ्लाइट का माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुभारंभ किया, जिसमें छेदी साउंड वाले को 1.5 लाख रुपए दिया। पर दिल्ली से कलकत्ता से दिल्ली की फ्लाइट के लिए वहाँ कहाँ पहुँच गए, जबकि मुख्यमंत्री जी वहाँ गए ही नहीं, पर इसने बिल प्रोड्यूस किया है। और एक कृषक सम्मेलन हुआ था बिल्हा में, ग्राम रहंगी में। कृषक सम्मेलन में छेदी साउंड सर्विस वाले को एक सम्मेलन का 13,36,000 रुपये पेमेंट किया गया। ऐसे तमाम अनेक उदाहरण हैं माननीय मंत्री जी। आप देखिए कि आपके डिपार्टमेंट में लगभग 300% ज़्यादा पेमेंट टेंट, कुर्सी वालों को हो रहा है और कई फर्जी बिल प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। इसमें आप जांच कराइए और इन पर कार्रवाई कीजिए। ये लगातार एक एक कार्यक्रम के 2-2 जगह के बिल प्रोड्यूस हो रहे हैं। मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार बनने के बाद टेंट, लाइट, इसके बिलों को पूरी तरह से प्रॉपर वेरिफिकेशन करके ही भुगतान होता है। ये बिल जो लंबित है ये है
भुगतान से पहले पूरी तरह से वेरिफिकेशन करके ही भुगतान करते हैं। भुगतान में किसी तरह की कोई अनियमितता और गड़बड़ी का प्रश्न ही नहीं है। कोई ऐसा स्पेसिफिक उदाहरण हो तो माननीय सदस्य देंगे, निश्चित रूप से परीक्षण कराएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने उदाहरण दिया कि मुख्यमंत्री जी का तखतपुर में केवल एक कार्यक्रम हुआ जिसका बिल उन्होंने प्रोड्यूस किया है। उसके साथ एक पॉलिटेक्निक कॉलेज जो कि वहां से करीब करीब 7-8 किलोमीटर दूर है, वहां भी मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम का बिल 24,77,000 रुपए। आखिर कहाँ, कौन लोग हैं, कहाँ का यम एसोसिएट है? मैंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि बिल सबमिट हुआ है, भुगतान से पहले पूरी तरह से उसका परीक्षण होता है, उसके बाद ही भुगतान होता है। जो लंबित बिल है विभाग के पास, वो मैंने स्पष्ट किया है, पूरी तरह से परीक्षण के बाद ही भुगतान होता है। किसी तरह के कोई अनियमित भुगतान करने का प्रश्न ही नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी जिले में सबसे बड़ा कार्य 15 अगस्त और 26 जनवरी का होता है, जिसके लिए जो शायद जिला कलेक्ट्रेट कराता है, वहाँ पर साउंड के लिए 3.5 लाख से 4.5 लाख रुपए पेमेंट होता है। पर आप कृषक सम्मेलन कराते हैं तो 13,77,000 का केवल साउंड का बिल। मतलब इतना ज़्यादा बिल कलेक्ट्रेट जब भुगतान करता है तो 3.5 लाख रुपए इतने बड़े प्रोग्राम का। वहाँ कृषक सम्मेलन होता है तो आप 13.5 लाख रुपए का पेमेंट, ये पेमेंट हो चुका है, ये पेमेंट हो चुका है। तो आखिर क्या हो रहा है जनता के पैसे का? मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि लगातार ये टेंट लाइट के बिलों में जिस तरीके के भुगतान हो रहे हैं, उसकी आप जाँच कराएंगे क्या? ये सब अयोध्या गया है। मैंने बहुत स्पष्ट रूप से जिम्मेदारी से कहा है कि बिलों का भुगतान पूरी तरह से परीक्षण और संतुष्ट होने के बाद ही होता है। फिर भी माननीय सदस्य को लगता है कि इस पर्टिकुलर बिल में गड़बड़ी हुई है तो निश्चित रूप से उसकी जांच कराएंगे। ठीक ठीक, आप दे दीजिए। प्रश्न क्रमांक 4, डॉक्टर चरणदास महंत जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री आदरणीय लखनलाल जी से प्रश्न किया था और पूछा था कि विगत 2 वर्षों में। माननीय नेताजी, आज के कार्यसूची में छपा है मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति के लिए। अविश्वास प्रस्ताव दे दिया, उसके बाद भी प्रश्न कर रहे अरे हैं। यार, आप हमेशा गड़बड़ करते हो, लगता है दिन भर चढ़ी रहती है आपको। वो तो कर लेंगे जो करना है उसमें। अविश्वास प्रस्ताव में किसके कारण ये ला रहे हैं, ये अभी बताने तो दो। पता नहीं क्या खाते। 1 जनवरी 24 से 31 मई 26 तक कितने औद्योगिक दुर्घटनाएं हुई हैं? माननीय मंत्री जी ने बड़े ईमानदारी से मुझे कहा है कि इसकी जानकारी परिशिष्ट में है। ये सर परिशिष्ट 242 औद्योगिक संस्थानों में दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसमें सैकड़ों मजदूर मारे गए हैं। मैं इस परिशिष्ट को पढ़ तो नहीं रहा था, झांक रहा था, देख रहा था, और पूरा इसमें जो कारण मिला है वो सेफ्टी ऑडिट ना होने के कारण सभी दुर्घटनाएं हुई हैं। मंत्री जी, तो सेफ्टी ऑडिट के बारे में आप बताएंगे कि कितने सेफ्टी ऑडिट ना होने के कारण कितने औद्योगिक घरों को, घरानों को आपने कुछ नोटिस दिया होगा या कुछ जांच की होगी, सस्पेंड किया होगा, कितने ऑडिट आपने कराए हैं, और सेफ्टी ऑडिट के प्रावधान आज की तारीख में क्या है? 1 साल में होना चाहिए, 2 साल में होना चाहिए कि 3 साल में होना चाहिए? माननीय अध्यक्ष महोदय, खतरनाक रसायनों के निर्माण, भंडारण या संबंधी नियम 1989 के प्रावधान के अनुसार अति खतरनाक श्रेणी के कारखानों में प्रत्येक 2 वर्षों में एक बार बाह्य एजेंसी से तथा प्रत्येक वर्ष में आंतरिक रूप से सेफ्टी कराए जाते हैं। वर्ष 2024 31 मई 26 तक 76 कारखानों में सेफ्टी ऑडिट हुआ है। 32 प्रदेश के 32 अति कारखानों श्रेणी कारखाने स्थित हैं। इसमें 5 कारखाना में दुर्घटना घटित हुई है। इन सभी 5 कारखानों में सेफ्टी ऑडिट हुए हैं। साथ ही हमारे अति
खतरनाक श्रेणी के कारखानों में सेफ्टी ऑडिट नहीं होने पर कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 92 के तहत कार्रवाई के जाने का प्रावधान भी है। इस तरह से सेफ्टी ऑडिट माननीय अध्यक्ष महोदय जी कराया गया है। माननीय मंत्री जी, शक्ति में वेदांता का कारखाना है जिसमें अभी लगभग 30 लोगों की मौत हो चुकी है, नहीं 25 की मौत हुई है, बाकी 7 लोग अभी भी घायल चल रहे हैं। इसमें जिन जिन लोगों को दोषी पाया गया उनकी संख्या आपने 2 बताया है, और मेरी जानकारी में आप सत्य कथन नहीं कर रहे हैं। अगर कहें तो मैं कुछ बताऊं कि आप सुधार कर रहे हैं क्वेश्चन का। माननीय अध्यक्ष महोदय, वेदांता लिमिटेड छत्तीसगढ़ थर्मल पावर सिंघी तराई में अरुण मिश्रा, अभियोगी अरुण मिश्रा, कारखाना प्रबंधक देवेंद्र पटेल, साथ ही हमारे उसके विरुद्ध में पुलिस में भी एफआई दर्ज हुआ है, जिसमें मैं बताना चाहूँगा पुलिस थाना डभरा शक्ति द्वारा FIR 119 दिनांक 15/4/2026 को पंजीकृत किया प्रकरण में कारखाना के निर्देशक अनिल अग्रवाल जी, अन्य आरोपी को भी आरोपी बनाया गया है। वर्तमान में विवेचनाधीन है। कलेक्टर शक्ति द्वारा दुर्घटना के उपरांत नियुक्त जांच अधिकारी, कलेक्टर अनुविभागीय अधिकारी, दंडाधिकारी डभरा जिला शक्ति को भी जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। उसी तरह से श्रम विभाग के माध्यम से भी श्रम न्यायालय में उसका दायर किया गया है। क्या आप बताने की कृपा करेंगे कि जब पुलिस के FIR में वहाँ के निदेशक अनिल अग्रवाल का नाम है, तो आप अपने जवाब में उस नाम को क्यों छिपाना चाहते हैं? क्या आपके कोरबा में भी वेदांता का समूह है इसलिए, या और कोई व्यक्तिगत कारण है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छिपाना कहाँ चाह रहा हूँ, मैं तो सदन में बता रहा हूँ उनके ऊपर FIR दर्ज है। आपके विधानसभा के उत्तर में नहीं है। पुलिस से जो हमने FIR प्राप्त किया है, समझ लीजिए, उसमें है 18 लोगों के, निदेशक अनिल अग्रवाल +17। तो इस तरह से अनिल अग्रवाल जी को अब तक पकड़ने के लिए क्या क्या कार्रवाई हुई, आप बताएंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी ये पूरा कार्रवाई विवेचना पर है, और जैसे पूर्ण होगा कार्रवाई सभी के ऊपर निश्चित तौर पर जो भी दोषी होगा कार्रवाई की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, विवेचना का क्या अर्थ है? लेन देन नहीं हुआ है? विवेचना का अर्थ क्या होता है? पूछताछ के लिए कोई गया है इंग्लैंड, यहाँ आपने बुलाने की नोटिस दी है, क्या किया है बता दीजिए। देखिए माननीय अध्यक्ष महोदय, पुलिस अपने मुस्तैदी के साथ में काम कर रही है, और निश्चित तौर पर पुलिस विभाग दृढ़ संकल्पित होकर काम करेगा। किसी भी तरह से कोई दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। जांच पूर्ण रूप से निष्पक्ष भाव के साथ में जांच होगा। ठीक, एक मिनट, हाँ, तो क्षेत्र जाना राना, अभी आपने ये इन्वेस्टिगेशन के लिए वहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 इंक्वायरी बाय अथॉरिटी का नाम बता देता हूँ सर। इंक्वायरी कमिटी अंडर बॉयलर्स एक। नहीं अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष जी शक्ति के छोड़ दूसरे मामले में इतना गंभीर नहीं रहते। राज्य का और दूसरा प्रश्न होगा तो जितनी गंभीरता से अपनी विधानसभा के बारे में पूछ रहे हैं। हर मामले में गंभीर रहते हैं। हम लोग भी देख रहे हैं हर मामले को मामा, हर मामले में गंभीर हैं। उदाहरण बताइए। ये क्षेत्र यादव जी के। इंक्वायरी कमेटी अंडर बॉयलर एक्ट 2025, मजिस्ट्रियल इंक्वायरी ऑर्डर्ड बाय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शक्ति, इंक्वायरी बाय फैक्ट्री इंस्पेक्टर, इंक्वायरी ऑर्डर बाय स्टेट गवर्नमेंट,
पुलिस इन्वेस्टिगेशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये इतने लोगों के द्वारा अलग अलग इंक्वायरी की जा रही है। तो ये अलग अलग लोग क्या क्या इंक्वायरी कर रहे हैं, कहाँ कहाँ हिसाब किताब हो रहा है, इसके बारे में कुछ तो बताएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, पुलिस के द्वारा भी इंक्वायरी की जा रही है, फैक्ट्री एक्ट में भी इंक्वायरी की जा रही है, कलेक्टर के द्वारा भी की जा रही है, लेबर कोड में भी वाद किया गया है। ये सारी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। चलिए यादव जी पूछ लो एक प्रश्न। अध्यक्ष महोदय, हो गया। 25-25 लोग एक एक फैक्ट्री में मर रहे हैं और बॉयलर जहाँ पर काम चलता है वहाँ 4-5 लोग अटेंडेंट की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे 25-25 लोग बॉयलर में क्या काम कर रहे थे जो एक साथ 25 लोग मर गए? आपने उसकी जानकारी ली? माननीय अध्यक्ष महोदय, बॉयलर जो फटा वहाँ पर नीचे में लोग बाग बैठे हुए थे, दोपहर का समय था, खाना वगैरह पानी पीने के लिए बैठे थे, बॉयलर अचानक फटा, इसके कारण से सारी दुर्घटनाएं हुई थी। माननीय नेता प्रतीक्षा महोदय भी उस फैक्ट्री में गया था, मैं भी गया था। हो गया, पर्याप्त हो गया। आप पूछ लो एक। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से ये कहना चाहता हूँ कि जो दुर्घटना हो है, ये प्रदेश के सबले बड़े दुर्घटना है। 25 आदमी वहाँ पर अकाल मौत में समा गए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, वहाँ जो मजदूर जो काम करत रही से, जैसे दुर्घटना हुई, आज ये सरकार भी घोषणा करे है 5 लाख रुपए देवो के, और दिल्ली के सरकार भी घोषणा करे 2 लाख रुपए देवो के। न वो आज तक मिलिस, वो काम देवो कह रही, न मतलब नौकरी देवो, वो नहीं मिल पाई। अध्यक्ष महोदय जी, जहाँ प्लांट लगते हम उन क्षेत्र के हम देखथन, सारा जमीन होकर चले जाते। वेदांता पावर प्लांट अत्ता का निर्दयी है कि ओमन के जो पेमेंट बचे हैं पहली के, ओला भी आज तक नहीं दे है। ओला मैं विधानसभा में ध्यान आकर्षण भी लगाए हैं, मैं माननीय अध्यक्ष भी से निवेदन करें, ओला ले भी ली। तो आपसे प्रार्थना है, गरीब आदमी कहें तो पुलिस वही दे चल देते। ये धरती में भारत में कानून टूट है का? उद्योगपति ला आज तक खोजा नहीं, अब कोई गरीब पे लेकर तो वो जब पीट के जोर के ना तुम्हारी पुलिस है, इसने कोई पुलिस होते का? आपसे निवेदन है, छोटे बड़े के एक होना चाहिए, और वो कड़को जब उद्योगपति रहे वो जेल में दिखना चाहिए, तब हम मानवो। हम आपसे पूछना चाहते हैं, कब जेल में जाए सलाखों के पीछे बड़े आदमी में? राम कुमार जी, पैसा तो आपके पास भी बहुत सारा है, हम लोग भी देखे हैं वीडियो में। कुछ पैसा मृतकों को ले जाकर दे दो भाई। 5500 गड्ढी कहाँ करोगे? वो मैं अयोध्या के अभी लाना था। 5500 गड्ढी कहाँ करोगे? वो तुम्हारे छापा पर इतने मोर शक है कि अयोध्या के तुहरे पे जन भेज दे साहब है वो कहा चंपत राय जी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे माननीय यादव जी ने कहा कि उनको सहायता राशि दे रही है, तो मैं बताना चाहूँगा माननीय अध्यक्ष महोदय, कंपनी द्वारा आश्रितों को 35-35 लाख रुपया का मुआवजा दे दिया गया है। साथ ही साथ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की घोषणा अनुसार 2-2 लाख रुपया उनके मुआवजा दिया गया है, और 50-50 हज़ार घायलों को कंपनी के द्वारा, घायलों को 15-15 लाख रुपया, और माननीय मुख्यमंत्री जी के घोषणा अनुसार 5-5 लाख रुपया देने की बात हुई है। ये सारी कुछ राशि मिल गए हैं, मुख्यमंत्री घोषणा भी राशि। सदन में जब बोल रहे हैं, आप कोई नाम हो दे देना। नहीं तो किसी को नहीं मिला है अध्यक्ष महोदय, ऐसी झूठ थोड़ी बोलेंगे। मंत्री महोदय जी, आप चेक करा लो, नहीं मिला है पैसा। देख लेंगे, पैसा नहीं मिला है अभी तक। मैं कलेक्टर से बात हुआ है, मेरा गांव के एक जन मृत है, उससे बात हुआ है। ठीक है, ठीक, नहीं मिला है पैसा। आपसे निवेदन है, वेदांता के जो पेमेंट बचे, पुराना पेमेंट तुहुल आप करा, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। पेमेंट कहीं रुका होगा तो तुरंत पुराना पेमेंट बचा है उसको भी कराना है, उसको आप करवा दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसे करवा दीजिए। बहुत ही गंभीर विषय माननीय नेता प्रतिपक्ष ने उठाया, और चूंकि राम कुमार यादव जी के क्षेत्र का मामला है, और जब FIR हुआ था अध्यक्ष महोदय अनिल अग्रवाल पर, तो हम लोगों ने सोचा कि बहुत गंभीरता से सरकार ले रही है। इसके पहले कितने डायरेक्टर पे FIR दर्ज हुआ, और अब जितनी घटनाएं होगी आने वाले समय में, क्या डायरेक्टर पर सीधा FIR होगी कि ये अकेला अनिल अग्रवाल वाला उदाहरण है, इसके बाद होगा नहीं होगा, कि सब में होगा? माननीय अध्यक्ष महोदय,
जो प्रक्रिया के तहत जो भी दोषी पाएंगे सभी के ऊपर होगा, दोषी नहीं पाए जाएंगे तो उनके ऊपर नहीं होगा, जो दोषी के ऊपर कार्रवाई तो होगा ही। चलिए मैं ये पूछ रहा हूँ कि इसके पहले आप ही क्षेत्र में हुआ वेदांता में, वहां तो अनिल अग्रवाल पे नहीं हुआ था कार्रवाई, जो आप ही क्षेत्र में हुआ था उसमें भी 42 लोग मरे थे, अभी 25 लोग मरे थे, FIR हुआ। तो अब जितने अभी ये लिस्ट दिखाया है पूरा आपने दिया है, तो जितने डायरेक्टर हैं जहां जहां घटनाएं हुई है सब में उनके डायरेक्टरों के खिलाफ FIR होगी या केवल इसी भर में? माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अनिल अग्रवाल को बचाना चाहते हैं। उसके मतलब कि पहले FIR दर्ज क्यों नहीं हुआ, सारी डायरेक्टरों के ऊपर FIR, जो भी प्रक्रिया के तहत है, जो भी दोषी मिलेंगे उनके ऊपर कार्रवाई निश्चित तौर पर होगा। मुख्यमंत्री जी बचाना चाह रहे हैं अनिल अग्रवाल को? पूर्व मुख्यमंत्री, सॉरी, क्षमा चाहता हूँ। तो ये लड़ाई क्या फिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? अनिल अग्रवाल जैसे नेताजी ने कहा FIR भर कर दिए और उसको बुलाने के लिए नहीं गए, कोई नोटिस वोटिस भेज गया है? माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी विवेचना पर है और मैंने पहले ही कहा पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, कैसे वैसे भी माननीय अध्यक्ष महोदय किसी का नाम लेकर कार्रवाई की मांग नहीं की जा सकती विधानसभा में, क्या ध्यान कर सकते जब FIR हो गया, जितने जिम्मेदार है, सवाल ही पैदा नहीं, आप नाम लेकर कार्रवाई मांग नहीं कर सकते, जिम्मेदार होगी अलग बात है। क्यों नहीं होगी? नहीं, सवाल वो उसको बुलाइए, फिर जिसके खिलाफ जांच चल रही है वो आके अपनी स्पष्टीकरण देगा आपको। तो बुलाइए, सरकार बुलाए, ऐसा नहीं होता, किसी का नाम लेकर कार्रवाई मांग की जाए। बात का है क्या दबाव में ला रहे हैं अनिल अग्रवाल को? नियम में नहीं है, नियम में नहीं है, कार्रवाई किसी और को फायदा पहुंचाने के लिए FIR किया गया है। नाम लेके आप ये सीधी बात है, किसी और को डायरेक्टर के ऊपर होना चाहिए। कितने डायरेक्टर के खिलाफ कार्रवाई हुई बताइए? इनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए। बचाना बंद करिए, कार्रवाई हो गई, लेकिन आप नाम लेके कार्रवाई लगातार संरक्षण दिया जा रहा है। आखिर उसकी गिरफ्तारी में देरी क्यों हो रहा है? ठीक हो गया, बहुत सारे प्रश्न हो गए। माननीय अध्यक्ष, और जो चर्चा हो रही है व्यक्तिगत नाम लेकर कहीं पे चर्चा नहीं किया जाता, अन्य माध्यम से अब उसको उठाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय एक मिनट, प्रश्न आपने पूछा, उत्तर माननीय मंत्री जी ने दिया, अनिल अग्रवाल का नाम है FIR में, है ना? अब मेरा प्रश्न ये है कि आपके सरकार बनने के बाद जितने भी औद्योगिक घटनाएं घटी है, क्या सभी डायरेक्टरों के खिलाफ FIR करेंगे या आने वाले समय में जो घटनाएं घटेगी डायरेक्टर के खिलाफ सीधा कार्रवाई करेंगे? कौन सा प्रश्न हुआ आने वाले? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो नियम में होगा उसके तहत माननीय अध्यक्ष महोदय, सीधी बात है कि केवल अनिल अग्रवाल के खिलाफ कार्रवाई हुई है आज तक, इसके पहले कभी नहीं हुई है, तो क्या उसको दबाव में लाने के लिए, उसके फैक्ट्री बिकवाने के लिए कार्रवाई की जा रही है? आरोप ऐसा नहीं लगा सकते, माननीय नहीं लगा सकते, आरोप लगाने के लिए अभी के ऊपर हो, बंद करो। कितनी घटना हुई सब आरोप बेचना बंद करो, सभी को छत्तीसगढ़ बेचना बंद करो, बंद करो, अदानी को छत्तीसगढ़ बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो, अदानी को छत्तीसगढ़ बंद करो। फैक्ट्री का भुगतान हम बैठिए, प्रश्न आगे बढ़ गया है। माननीय मंत्री जी के जवाब से असंतुष्ट होकर बहिर्गमन। चलिए, विद्यावती सिदार क्रमांक 5। विद्यावती सिदार प्रश्न क्रमांक 5। श्री पुरिंदर मिश्रा जी, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से, बाहर हैं कि अंदर हैं? अंदर हूँ।
चलो एक प्रश्न करने दे अब महिला सदस्य, एक मिनट। अब तो प्रोसीडिंग आगे बढ़ गई। माननीय अध्यक्ष जी पूछने दीजिए पुरंदर जी को। अध्यक्ष जी से मैं अनुमति ले ली हूँ। महिला है, छोटा प्रश्न कर लीजिए, आपको अवसर दे रहा हूँ मैं। माननीय मंत्री जी और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जानकारी चाहती हूँ कि अखबारी नीति 2024-25 में प्रभावशील है कि नहीं। आपके आबकारी नीति में कंडिका 9(4) में लिखा है मदिरा प्रदाय कांच के बोतलों में किया जाएगा, फिर सरकार प्लास्टिक के बोतलों में क्यों बेच रही है? चलिए जवाब दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे माननीय सदस्य ने प्लास्टिक के बोतल के बारे में प्रश्न नहीं किए हैं, बाकी पूछे हैं तो मैं बता देता हूं कि हम लोगों ने प्लास्टिक की बोतल प्रारंभ की है कम रेट के शराब पर और उससे विक्रय प्रारंभ है। चलिए धन्यवाद। पुरेंद्र मिश्रा जी, अब हो गया, प्लास्टिक वाला नहीं है। एक मिनट अध्यक्ष महोदय, मेरा विधानसभा आपका प्रश्न उसमें संदर्भित ही नहीं हो रहा है, प्लास्टिक वाला। कंडिका के मेरे को उत्तर मिल गया है, लेकिन मेरा और एक मेरे विधानसभा का मामला है। चलो पूछ लो। छोटा सा प्रश्न है। ठीक। मैं अपने विधानसभा क्षेत्र लैलूंगा में शहरी भीड़ भाड़ इलाके में संचालित शराब दुकान हटाने के आवेदन कलेक्टर को वहां के जनता द्वारा दिया गया था, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। मैं मंत्री जी से यही कहना चाहूँगी कि आप वहाँ जो शराब दुकान है जहाँ पर कॉलेज और स्कूल प्रभावित हो रहे हैं उसके कार्रवाई करेंगे क्या? चलिए कुछ कार्रवाई करेंगे, उसका परीक्षण करा लेंगे। वैसे भी हम लोग कलेक्टर से पूरा प्रदेश का बहुत बढ़िया परीक्षण कराया है, जहाँ जहाँ पर इस टाइप का आपत्ति है वो कलेक्टर को पत्र आ चुका है। अध्यक्ष जी धन्यवाद। ये माननीय एक छोटा सा एक लाइन का प्रश्न इसमें हो गया, एक लाइन का। आपको हर बार नहीं होगा। एक धन्यवाद अध्यक्ष जी। बहस में एक बार ही आप पूछ सकते हैं अतिरिक्त प्रश्न, बार बार खड़ा होना उचित नहीं है। पुरेंद्र जी, प्रश्नाधीन भूमि पर नगर निगम और नगर निवेश द्वारा कॉलोनी निर्माण व्यावसायिक प्रयोजन का कोई अनुमति नहीं दी गई है, तो मोहन जूट मिल ध्वस्त कर कॉलोनी निर्माण किया जा रहा है, इस पर क्या कार्रवाई करेंगे? बताइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य जी ने मोहन जूट मिल के बारे में प्रश्न किए हैं और उन्होंने प्रश्न पूछा था कि वो शासकीय ज़मीन है, तालाब है, तो वहाँ के कलेक्टर अपना एसडीएम तहसीलदार के रिपोर्ट के अनुसार कोई भी शासकीय ज़मीन नहीं है, तालाब नहीं है। और जो मोहन जूट मिल है उसको नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के माध्यम से नीलामी कर दिया गया है 2019 के अनुसार, और रायगढ़ प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा उसको खरीदा गया है। और रायगढ़ प्रोजेक्ट द्वारा पार्टनरशिप फर्म बनाया गया है जिसमें कृष्णा रियल्टी के नाम से कुल 7 सदस्य इसमें हैं। बाकी उद्योग विभाग में कोई भी उसका पंजीयन वगैरह रजिस्टर्ड नहीं है। और जो भी माननीय सदस्य जो चाह रहे हैं इतने ही उसमें है, क्योंकि वो ज़मीन नीलामी हो चुका है, दूसरे ने खरीद लिया है। और जो उसमें उनका CSIC का पैसा जो मिलना था उसके लिए 10 करोड़ रुपया लगाया गया था, देना बाकी था, उसके लिए मोहन जूट मिल ने हाई कोर्ट में याचिका दायर किया हो, विचाराधीन है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहूँगा, 23/9/2004 को अनुविभागीय अधिकारी RI पटवारी द्वारा जांच तैयार करके सरकारी जमीन और तालाब होने को दर्शाया गया है। क्या ये झूठा जो जानकारी दी है उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें किसी भी के तालाब और सरकारी जमीन नहीं है। SDM अनुविभागीय अधिकारी ने जानकारी दिया है। शिक्षकी 3, 4, 5 का जो मैंने पूछा था उसमें जो जवाब आया है और उसमें रिक्त पद 30,000 आपने सिर्फ प्राथमिक शाला